हाय हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ एविड एकेडमी रांची। और हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस पूरे वीडियो में बहुत सारे जो प्रॉब्लम हमारा वर्ल्ड झेल रहा है ना, उसको देखने वाले हैं। अब पूरा दुनिया तो बहुत बड़ा है और दुनिया में हज़ारों प्रॉब्लम है। हज़ारों प्रॉब्लम तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम जो आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं भारत के साथ हो सकता है, या फिर ऐसे प्रॉब्लम जिसमें कभी ना कभी भारत फंसा था या फिर उससे मांगा जा रहा है वैलिडेशन, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यू कैन सी आउट हियर, सबसे पहले तो ये पॉइंट है ना कि जियो पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस है। देखिए पूरा विश्व में ना, चाहे वो आप यूरोप ले ले, एशिया ले ले, अफ्रीका ले ले, अमेरिका ले ले, हर जगह क्या हो रहा है ना, केओस है, हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, टॉपिक वाइज भी देखेंगे कि कहाँ कौन सी लड़ाई हो रही है। लेकिन पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट बचा नहीं है ना जहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, इवन वार नहीं चल रहा है। अमेरिका भी लिखा हुआ है ना, तो आप ये मत समझिएगा कि अमेरिका मतलब यूएसए होता है। सेंट्रल अमेरिका भी पार्ट है उसका, कोलंबिया इक्वाडोर भी पार्ट है। अमेरिकाज है यानी कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों ही इंक्लूडेड हैं, और उसी में कहीं ना कहीं सेंट्रल अमेरिका भी आता है, और साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पोर्शन है जहां कोलंबिया और इक्वाडोर आता है, वो सारे भी कंट्री उसमें आप इंक्लूड करिएगा, और वहां पर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, टेररिज्म। देखिए स्टेट तो लड़ता ही है दूसरे स्टेट से। फॉर एग्जांपल ये जो थर्ड मैंने लिखा हुआ है ना, कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो काफी सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, या फिर इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध हो गया, तो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये सब तो स्टेट्स हैं ना, ये इनका तो अपना एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें नॉन स्टेट एक्टर का, टेररिज्म का, वो भी तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। चाहे आप बोको हराम का बात करिएगा, चाहे आप हौती रेबल्स का बात करिएगा, चाहे आप हिजबुल्लाह का बात करिए, इस्लामिक स्टेट का बात करिए, अलकायदा का बात करिए, इंडियन मुजाहिदीन का बात करिए, तो टेररिज्म भी क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में केओस जो है वो फैला रहा है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं ना जो कि इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक वाइज भी देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अगर पूरे विश्व में कहीं चलता है तो ये जो मुस्लिम स्टेट्स हैं ना, वेस्ट एशिया का जो स्टेट है ना, वहाँ पर चलता है। सो दैट्स वाई माई फर्स्ट टॉपिक इज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। यू कैन सी आउट हियर, एक्सक्लेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमास एंड इजराइल रेजेस द थ्रेट ऑफ एन ऑल आउट वार। अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, दिस इज इजराइल। ये जो इजराइल का रीजन है, इजराइल के रीजन में ये जो पार्ट है ना, यहां पर आपका कोई और नहीं है बल्कि हमास है। तो इन दोनों में फाइट तो चल रहा है ना। अब ये फाइट कैसे चल रहा है, थोड़ा सा किस तरह से पूरा वेस्ट एशिया जो है ना वो इंक्लूडेड है, उसको भी समझ लीजिए। हमास को सपोर्ट कौन करता है, लेबनान में रहने वाला हिजबुल्लाह करता है। ओके, उसके साथ साथ हमास को और कौन सपोर्ट करता है, तो ईरान जो है ना वो डायरेक्ट हमास को सपोर्ट करता है। और इजराइल को कौन सपोर्ट करता है, तो इजराइल को पूरा यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। तो ऐसे तो आपका पूरा आधा दुनिया आ गया इस कॉन्फ्लिक्ट में। और वेस्ट एशिया में ईरान सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ सीरिया हमास को सपोर्ट करता है, तुर्की करता है, इजिप्ट करता है। इजिप्ट उतना खुल के तो नहीं करता है, लेकिन ऑफ कोर्स इजिप्ट भी अब क्या कर रहा है, क्योंकि अरब वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। इजिप्ट तो पहला एक ऐसा देश था जिसने कि इजराइल को एक देश माना था, अरब वर्ल्ड में एक पहला ऐसा देश था। लेकिन जो अभी करंट सिनारियो है उसमें कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट जो है वो पूरे वेस्ट एशिया से मिलते रहता है। कुछ कंट्रीज जो होते हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या आपका यूएई हो गया, वो थोड़ा सा इससे दूर रहता है। लेकिन कतर क्या है, कतर तो बहुत ही खुल करके हमास को सपोर्ट करता है। तो यहां पर जो वार हो रहा है ना, उसमें पूरा वेस्ट एशिया क्या है, इन्वॉल्व है। यमन के हौती रेबल, अभी हम लोगों ने सुना था कि क्या हुआ, एक शिप जो है वो इजराइल से चल करके भारत की ओर आ रहा था, उसे क्या किया, यमन के पास ही हौती रेबल ने उसे हाईजैक कर लिया। तो हौती रेबल भी कूद गया है। हौती रेबल क्या कर रहे हैं, मिसाइल्स भी दाग दे रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो इस तरह से पूरा वेस्ट एशिया जो है ना वो इस वार के अंदर फंसा हुआ है। और आज से नहीं, आज तो ये इजराइल और आपका हमास का वार है। क्या हम लोगों ने इराक वार नहीं देखा है? क्या हम लोगों ने सीरिया का डिस्ट्रक्शन नहीं देखा है? सीरिया आज है ही कहाँ,
सीरिया के अगर आप देशों में राज्यों में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा चारों तरफ मौत ही मौत है, कोई बिल्डिंग अब बचा ही नहीं है, ऑल आउट वार हुआ यहाँ पर और सीरिया खत्म है। लेबनान कभी यहाँ पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस हुआ करता था, कितना यहाँ पर 1960s की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो रीजन था ना वो बहुत ही बेहतर था, यहाँ पर प्रोग्रेस होता था, डेवलपमेंट होता था। और अब क्या हो रहा है, लेबनान पूरी तरह से खत्म हो गया है, यहाँ पर इसकी अर्थव्यवस्था तो इतनी गिर गई है कि ये देश जो है वो कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। बट ये पूरा रीजन जो है ईरान के ऊपर, आपको पता ही है क्या हो रहा है, ईरान के ऊपर इतना सैंक्शंस लगा हुआ है, इतना सैंक्शंस लगा हुआ है कि बेचारा की आर्थिक स्थिति भी खराब है, इसके पास भरपूर तेल है पर वो तेल का करेगा क्या। भारत जैसा कंट्री के साथ इसकी अच्छी दोस्ती है, कुछ तेल वेल बिक जाते हैं इसके, चाइना और रशिया और भारत मिलकर खरीद लेता है, लेकिन पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्या करता है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा करके रखता है। तो इस तरह से जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है ना वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और मैंने पहले भी आपको ये बात बताया है कि ऐसे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो टॉपिक जिससे कि भारत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि यहां पर वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो भारत के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक तो मत की बात आती है कि आप किसके तरफ इंक्लाइंड हो, चलो उससे भारत बच जाएगा कि भारत ना ही पैलेस्टाइन की तरफ है ना ही भारत इजराइल की तरफ है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा यहां पर उठता है कि ये वार के वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस के, जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हाई होगा, उससे भारत कैसे बचेगा? भारत के पास कोई तेल का कुआं तो है नहीं, दिग्बोई जो असम में है वो कोई इतना तेल तो नहीं निकाल रहा है, ओके, ना ही हमारा मुंबई हाई से उतना तेल निकलता है। सो हम लोग क्या है ना, वेस्ट एशिया के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। और अगर वेस्ट एशियन कंट्री, पूरे अरब कंट्री ने मिलकर के ये ठान लिया कि हमें क्या करना है, इंडिया को अपना तेल नहीं देना है, तो भारत क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना ऑयल को, वो वेस्ट एशिया से करते हैं। हमारा ज़्यादा इंपोर्ट सऊदी अरेबिया से रहता है, इराक से रहता है, ईरान से रहता है। हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि नाइजीरिया से खरीद रहे हैं, पर कितना खरीदेंगे? 1% 2% खरीदेंगे मुश्किल से। और नाइजीरिया भी एक तरह से क्या है, ओपेक का ही पार्ट है, तो हो सकता है वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो सके। हाँ, हम लोगों के पास जो ऑप्शन आता है वो आता है रशिया से खरीदने का, पर रशिया भी तो प्रॉब्लम में है। हालांकि उस प्रॉब्लम का हम लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये सारे वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ रहा है और उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? भारत से है। तो जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर मेंस के लिए वहां पर से आपको जोड़ना है तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा कि भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अगर आप ये जोड़ देते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा है, वहां से आंसर निकल जाता है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। वेस्ट एशिया में क्या क्या हो रहा है, यमन में हाउती रेबल को भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है जिसको वेस्ट एशिया सपोर्ट करती है, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट करता है, और जो हाउती रेबल है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वो भी यहां पर फाइट कर रहे हैं। तो यमन प्रॉब्लम में है, आपका ईरान प्रॉब्लम में है, इराक प्रॉब्लम में है, सीरिया, लेबनान, इजराइल प्रॉब्लम में है, जॉर्डन प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जॉर्डन का मतलब पकड़ नहीं है यहां पर उतना ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से तो मोस्ट ऑफ द रीजन जो है ना यहां पर वो तो कॉन्फ्लिक्ट में ही चल रहा है। दैट्स व्हाई माय फर्स्ट टॉपिक वाज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा है। ना इसके बाद आई वांट टू मूव टुवर्ड इंडो पैसिफिक टेंशन। अब वेस्ट एशिया के बाद अगर सबसे ज्यादा टेंशन जो है ना वो फैल रहा है, वो बढ़ रहा है, तो वो इंडो पैसिफिक का टेंशन है। यू कैन सी आउट हियर। और यहाँ टेंशन का जो मेन कारण है ना वो ऑफ कोर्स चाइना है। देखिए चाइना क्या करता है, एक तो पूरा साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा बताता है, और ये कब्जा बताता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल मिलता है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द रीजन के ऊपर ये अपना कब्जा बताता है। इसके साथ साथ ताइवान के ऊपर भी ये अपना कब्जा बताता है कि ये जो पार्ट है पूरा ताइवान जो है वो मेरा है। हालांकि यूनाइटेड नेशन के साथ ट्रीटी है जिसके वजह से ताइवान बचा हुआ है, नहीं तो चाइना कभी ना कभी क्या करेगा, ताइवान के ऊपर फुल स्केल वार करके उसको अपने अंदर मिला लेगा, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, उसके अंदर ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट जो है वो बताया जा रहा है।
उसके साथ साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में वियतनाम के साथ रहता है, क्योंकि उसका जो रीजन है उसको भी अपना बताता है। उसके साथ साथ फिलीपींस के साथ भी रहता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो फिलीपींस का कोस्ट गार्ड है और जो चाइना का कोस्ट गार्ड है उनमें थोड़ी सी लड़ाई, जैसा चाइना की जो मिलिट्री है उसके साथ लड़ाई होने की संभावना कितनी बढ़ गई थी। जो फिलीपींस ने क्या किया था, जो बैरिकेडिंग किया था चाइना ने, उसको हटाया था, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो प्रभुत्व है वो चाइना बोलता है कि पूरे रीजन में उसका है। उसके वजह से जो छोटे छोटे कंट्री है ना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, इन सब कोई के साथ इसका जो लड़ाई है वो चलते रहता है। अब ये जो लड़ाई है उसको अगर बंद करना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यूएसए को इंटर करना पड़ेगा। किसके साथ? भारत के साथ। और यही इस यहां का जो टेंशन है ना उसको और बढ़ाता है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक दिया है इंडो पैसिफिक टेंशन। यहां पर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए ताइवान को जहां पर बचाता है, वहीं पर इंडिया क्या करता है, वियतनाम को थोड़ा इंपावर कर रहा है। कैसे? यहां पर थोड़ा सा क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। वियतनाम को बोलता है कि यहां पर क्रूड ऑयल हम खोजेंगे। उसके साथ साथ फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का बात कंप्लीटेड है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सारे फिलीपींस और वियतनाम जैसे जो छोटे छोटे कंट्री है ना, उनको सशक्त करने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहां पर भी टेंशन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मेन जानते हैं कारण क्या है? कारण ये है ना कि हमें फ्री एक्सेस चाहिए साउथ चाइना सी के ऊपर। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो चाइना का पूरा साउथ चाइना सी है और यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ शिपिंग है ना वो प्रभावित हो, क्योंकि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत क्या करना चाहता है, वियतनाम के साथ ट्रेड करता है, ताइवान के साथ करता है, ऊपर जापान, रशिया, ये सारे रीजन में ट्रेड करता है और उसके जो शिप है ना वो यहीं से निकलते हैं। और यहाँ पर अगर चाइना का प्रभुत्व बढ़ गया तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है हमारा ट्रेड को लेकर। हालांकि हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ये जो आपका मलक्का स्टेट है उसको चोक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो यहीं पर है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो रीजन है वो टेंशन का है। यहां पर भी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग देखते हैं ना। हम लोग इस पूरे वीडियो में मोस्ट ऑफ द रीजन को नहीं टैकल कर रहे हैं जहां से इंडिया का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जैसे कि हम लोग अफ्रीका के कुछ नेशंस को नहीं देख रहे हैं, जैसे साउथ सुडान में लड़ाई चल रहा है, कॉन्गो में लड़ाई चल रहा है, सेंट्रल अमेरिका की लड़ाई है। वी आर नॉट गोइंग टू इंटर दोज पॉइंट, क्योंकि जब तक एक फुल स्केल वहां पर वार नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ जा रहा है तो हम लोग उसके ऊपर अलग से वीडियो ला सकते हैं। ये दो जो पॉइंट है ना उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन भारत के साथ है। मैंने रशिया यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज बनाए हैं, तो उसको अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां पर पर्याप्त वीडियोज मेरे पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है जिसको ये वर्ल्ड फेस कर रहा है, जो है टेक्नोलॉजी। यू कैन सी आउट हियर टेक्नोलॉजी रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट तो टेक्नोलॉजी रिस्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप ये फोटो देख सकते हैं, यहां पर मोदी जी का फोटो लगा दिया है, जबकि ये कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था ना। आपको ये बात समझना पड़ेगा ये क्या है, ये डीप फेक है। डीप फेक जैसे प्रॉब्लम जो है ना वो क्या है, रियलिटी है इस समाज का, जो कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, और एज वेल एज जो भी कॉमन पीपल हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इससे मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा फैल सकता है। तो जो वर्ल्ड का केओस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइटिंग की वजह से नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के वजह से भी है। और जैसे कि मैंने क्या बात किया कि स्टेट क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। फिर नॉन स्टेट एक्टर का भी मैंने बात किया, जैसे कि टेररिस्टों का बात किया। अब उसके बाद तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि टेक्नोलॉजी भी दुनिया में क्या कर रहा है, केओस फैला रहा है। यू कैन सी आउट हियर टेक्नोलॉजी रिस्क। एआई फॉर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी पर्पसेस रेजेस कंसर्न अबाउट द एडवर्सल अटैक। बहुत सारे अटैक बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। वो क्या कर रहा है, आपकी प्राइवेसी जो है उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। जो साइबर डोमेन में अटैक्स हैं वो बढ़ गए हैं। रैंसमवेयर और फिशिंग जैसे जो प्रॉब्लम है, डीप फेक जैसे प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस। दिस इज ऑल्सो दैट इज क्रिएटिंग chaos in the world.
Along with that, we have to understand the power of quantum computing. Now, जो आज आप लोग देखते हैं ना कि आपके जो मैसेजेस हैं वो इनक्रिप्टेड हैं, लेकिन ये सारे इनक्रिप्टेड मैसेज को आगे चल करके क्वांटम कंप्यूटर की मदद से क्या किया जा सकता है, उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, उसको खोला जा सकता है, आपके मैसेजेस को लिया जा सकता है, एंड दैट कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग द क्वांटम कंप्यूटर. तो क्वांटम कंप्यूटर में इतना पोटेंशियल है कि आगे चल करके वो वर्ल्ड में और ज्यादा केओस ले आएगा. नाउ हम लोगों ने बात किया कि स्टेट लड़ाई कर रहे हैं, हम लोगों ने बात किया कि टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, दुनिया में अशांति फैला रहे हैं, हमने बात किया कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, दुनिया में अशांति फैला सकता है. नाउ अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा झेला है, वो है हेल्थ रिस्क. यू कैन सी आउट हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड, हेल्थ रिस्क. देखिए, क्या हम लोग या पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 से नहीं परेशान था? क्या हम लोग तैयार हैं आगे कोई भी अगर पेंडेमिक आए, तो कोविड-19 जैसा अगर कोई और प्रॉब्लम आ गया, तो क्या वी आर रेडी फॉर दैट? ऑफ कोर्स नॉट. अभी हम लोग जो पेंडेमिक को झेले हैं, जिस तरह का इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोगों ने झेला, जिस तरह के हेल्थ इफेक्ट आए, जो आफ्टर इफेक्ट आए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे हमारे लिए. और ये पूरा देश, पूरा विश्व के लिए चिंता का विषय है. वर्ल्ड केओस के लिए मैं हेल्थ जो है उसको भी अपना नेक्स्ट पॉइंट बना रहा हूं, हेल्थ रिस्क. नाउ यू कैन सी आउट हियर, जो कोविड-19 पेंडेमिक था वो एक बहुत ही वर्स्ट पेंडेमिक था, जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड ने क्या किया, अपने अपनों को खोया. बहुत ही मुश्किल का समय था वो पेंडेमिक वाला. और ऑफ कोर्स वी आर नॉट रेडी फॉर अनदर पेंडेमिक. उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, वो भी हमारे हेल्थ रिस्क को बढ़ा रहा है. तो दुनिया और ज्यादा परेशानी में तब चला जाएगा जब क्लाइमेट चेंज और ज्यादा बढ़ेगा. आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है हमारा ना, जो था अभी एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का UNEP का एक रिपोर्ट आया. उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो टेम्परेचर हम लोगों ने सेट किया था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, जो टेम्परेचर है नहीं बढ़ेगा. पर वो रिपोर्ट ये कह रहा है ना, उस रिपोर्ट का नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड. और इस के तहत क्या बोला गया है पता है, कि इस सेंचुरी के अंत होते होते तक 3 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो आप समझिए कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम में है हमारा अर्थ, और उसके वजह से जो हेल्थ इश्यूज आएंगे पूरे वर्ल्ड में. सो ये सारे प्रॉब्लम हमारा विश्व झेल रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टेट लड़ाई कर रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हेल्थ रिस्क हो रहे हैं उसके वजह से, जो हमारा टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, ये सबको काउंटर किया जाना चाहिए. सो आई होप मैंने डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स को टच किया जिससे कि ये विश्व जो है वो परेशान है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.